दिमाग से आजकल की परोसी जा रही न्यूज पढ़िए, सारा माजरा आपकी समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। 10 जून की सुबह 8:49 पर द वायर और द क्विंट में कथित तौर पर काम करने वाले कथित पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया एक ट्वीट करते हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, पर जिस धर्म ने हमें शूद्र अछूत बनाया उसकी खबर जरूर खो देंगे और उसकी बर्बादी तक लड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो धर्म किसी को अछूत या शूद्र नहीं बनाता, व्यवस्थाएं और इंसान उसके कर्म उसे कुछ बना दे तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन कथित पत्रकार प्रशांत को ध्यान रखना चाहिए कि उनका वजूद तब तक है जब तक यह धर्म और राष्ट्र है जिसकी बर्बादी की जंग ये लोग लड़ रहे हैं। वैसे आप इनके ट्वीट से समझ जाइए कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इनका असली मकसद क्या है। इसीलिए द क्विंट, बीबीसी समेत सभी वामपंथी मीडिया द्वारा दिखाई जाने वाली अब्दुल के दर्द की दास्तान और गरीब आसिफा की दर्द भरी कहानी से अगर आपकी संवेदना जाग गई हो तो उसे थपकी देकर वापस सुला दीजिए और छुट्टी पर गई अपनी तार्किकता और व्यवहारिक बुद्धि को व्हाट्सअप कर दीजिए कि छुट्टी खत्म हो गई, वापस आ जाए। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है और हमें इसे मिलकर लड़ना है। द क्विंट पर 2 खबरें एक साथ चल रही है। एक खबर में अमेरिका में अमेरिकी पुलिस अधिकारी के घुटने के नीचे दबे जॉर्ज फ्लॉयड, जो एक ब्लैक काला शख्स जिसे कहा गया है, उसे दिखाया जा रहा है। दूसरी खबर में दिल्ली दंगे में सीलमपुर के वो दंगाई लड़के दिखाए जा रहे हैं जिनसे पुलिस वाले भारत माता की जय बुलवा रहे हैं। दोनों वीडियो को जोड़कर द क्विंट दोबारा अफरा तफरी फैलाना चाह रहा है। कई रोज पहले आपने देखा होगा जब भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने वामपंथी वेबसाइट द क्विंट की एक भड़काऊ अपील के स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि किस प्रकार द क्विंट भारत के लोगों को उकसाकर उन्हें सड़कों पर उतर आने की अपील कर रहा है। यही नहीं, इस ट्वीट में कपिल मिश्रा ने यह भी लिखा था कि द क्विंट ने देश भर में हजारों ईमेल भेजी है और लोगों से अपील की है कि अमेरिका की तरह भारत में सड़कों पर लोग उतरे और दंगे करें। मतलब अब पीएफआई का पैसा, पिंजरा तोड़ ग्रुप की दिशाहीन लड़कियां, वामपंथी प्रोपगेंडा और कट्टरपंथी मुमुल्लाओं की नफरत भरी तकरीरें कभी भी कहीं भी कुछ भी खेल रच सकती है। वामपंथी जानते हैं कि उन्हें बिना हिंसा के सत्ता नहीं मिलती। रूस में करोड़ों मजदूर, चीन में करोड़ों किसानों की लाश गिरने पर ही मार्क्स और लेनिन की औलादों को सत्ता नसीब हुई थी। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही कुचक्र भारत में रचा जाता दिख रहा है। 2014 और 2019 की लगातार 2 लोकसभा चुनावों में हार और राज्यों में सिमटती इनकी विचारधारा अब कमजोर पड़ने लगी तो इन्होंने कई मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका भंडाफोड़ कुछ समय पहले जीआईए समूह ने किया था। साल 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कई लोगों ने एक समूह बनाया था जिसका नाम था ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमीज, यानी जीआईए। इस समूह ने दिल्ली दंगों पर जांच के बाद अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच कराए जाने की बात कही थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह हिंसा एक शहरी नक्सल जिहादी नेटवर्क का सबूत था। इसमें दिल्ली के विश्वविद्यालयों में काम कर रहे वामपंथी अर्बन नक्सल नेटवर्क द्वारा दंगों की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। यानी दिल्ली हिंसा एक सुनियोजित प्लान था। पिंजरा तोड़ गैंग के सामने आने के बाद अब और भी साफ हो गया है कि यह वामपंथी जिहादी मॉडल का सबूत था जिसे दिल्ली में अंजाम दिया गया और अब इस सफल मॉडल को देश के अन्य स्थानों पर दोहराए जाने की कोशिश है। अब सवाल यह है कि इसे दोहराया कैसे जाता है, तो पूरा गेम समझिए। ये पूरा भावनाओं और संवेदनाओं का गेम है जिसे आम इंसान तब समझता है जब वो लुट पिट चुका होता है और संवेदनाओं के जुआरी दूसरी जगह आग लगाने जा चुके होते हैं। मसलन जो आज अमेरिका में हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट अप्रैल में लिखनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 9 अप्रैल 2020 को बीबीसी ने खबर दी कि अमेरिका में ज़्यादातर काले लोगों को क्यों हो रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। यानी रंग भेद, नस्ल भेद का पजामा पहनाकर एक खबर सड़क पर उतार दी। आप सोच रहे होंगे ऐसी खबरों से क्या फर्क पड़ता है, तो खेल समझिए। ऐसी खबरों को जब वहां के काले लोगों ने पढ़ा तो उनके अंदर डर पैदा होगा कि कहीं ये साजिश तो नहीं, और गोरे लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने उनसे स्पेशल दूरी बनानी शुरू कर दी। नस्ल भेदी टिप्पणी बढ़नी स्वाभाविक थी और वो बढ़ी भी। नतीजा आज अमेरिका झुलस रहा है। बाकी का काम एंटिफा संगठन ने संभाल लिया। वरना आप सोचिए अमेरिका में दंगों के दौरान नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे कहां से आए। मतलब नक्सल जिहादी नेटवर्क का सीधा हाथ वहां भी देखने को मिला। भारत में भी इसी तरीके से काम किया जाता है।
वामपंथियों की न्यूज़ वेबसाइट प्रोपगेंडा बड़ी सफाई से अपना काम करके निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे खबर होती है और बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक होता है। शबाना रहमान कह रही होती है कि मेरे घर को आगजनी करने वालों ने जला दिया, अब मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। दूसरी खबर, घर से बूढ़े वालिद के लिए बिस्किट लेने निकले मासूम जाहिद को किसने मारा, और नमाज पढ़ने के लिए जा रहे अब्दुल पर हमला किसने किया। ऐसी अनेकों खबरें आपको इनके द्वारा दी गई हिंसा के बाद पढ़ने और सुनने को मिलेगी। हालांकि दिल्ली दंगे के समय बीबीसी द्वारा एक तरफा और भड़काऊ रिपोर्टिंग के कारण सरकारी प्रसारण एजेंसी प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने बीबीसी को जमकर लताड़ लगाई थी, लेकिन लगाते रहो लताड़ उनका काम हो गया था जो लोग वे चाहते थे, यानी हिंसा करने वाले धड़े को विश्व भर में मासूम दिखाना और लुटने पिटने वाले हिंदुओं समेत दूसरे वर्गों को सांप्रदायिक दिखाना। दिल्ली दंगे से पहले मीडिया का यह वर्ग सीएए के साथ राष्ट्र नागरिकता पंजीकरण का पुछल्ला लगाकर मुस्लिम समाज के मन में झूठा डर भरने में लगा हुआ था। हर दिन पहले से तीखे तेज कड़वे कसैले होते इस मीडिया के लिए दंगा पूरी घटना को एक खास रंग देने और मुस्लिम उत्पीड़न की कहानियां गढ़ने का मौका था। अखबारों के पन्ने, प्राइम टाइम की टीवी बहस, जहां इस्लामी प्रताड़ना से पलायन करने वालों के आंसुओं और सीएए के सकारात्मक पक्ष को कभी चर्चा के लायक नहीं समझा गया। बाद में वे सारे वामपंथी मीडिया मंच दंगों को सिर्फ हिंसक हिंदुओं का उत्पात बताने में साबित करने में जुट गए। केवल मीडिया ही नहीं, इनका एक पूरा समूह होता है। उस समूह में सबकी जिम्मेदारी तय होती है। पहला, राजनीतिक धड़ा, इनका काम होता है बयान देना। ये लोग दलित और मजदूर के हितों के बयान देंगे, यानी अपने बयानों से दलित और मजदूरों के मन में एक चिंगारी पैदा करेंगे ताकि उनके स्वार्थ का तंदूर गर्म रहे। दूसरा, इनके पास देश या दुनिया के किसी भी कोने में इन दोनों की भलाई का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिनसे इनका भला हुआ हो, इसलिए आज इनके निशाने पर भारत का गरीब दलित मजदूर वर्ग है। घटनाओं को जाति धर्म ऊंच नीच के चश्मे से दिखाते हैं। हालांकि हाल ही में कई बार ऐसे मौके आए जब औरों का घर जलाकर हाथ सेकने वाले इन राजनीतिक महारथियों का झूठ मीडिया के सामने पकड़ा गया। अब अगर इनके दंगे का प्रबंधन देखे तो इनका मोर्चा सिनर्जी का है, यानी अलग होकर भी एक रहना, अपनी साझा ताकत को दुगने के बजाय 4 गुना करना। ये वह मोर्चा है जहां इनकी कट्टरता को मीडिया का एक वर्ग पूरी बेशर्मी से विखंडन की राजनीति के साथ सिनर्जी कायम करता नजर आता है। आतंकी को गिरफ्तारी के बाद छात्र बताना, देश के टुकड़े करने वाले शर्जील इमाम इसी मोर्चे पर कई बौद्धिक लेख लिखने वाले पत्रकार के तौर पर तैनात बताए जाते हैं, उसे भी बाद में छात्र बताया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कट्टरता पर कायम रहने और इसे सेकुलर लबादे से ढकने वाली तरकीब बताने वाली खातून भी अब तक वरिष्ठ पत्रकार के वेश में थी। दिल्ली हिंसा में पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का शामिल होना, फिर कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां का नाम सामने आना एक इशारा जरूर कर रहा है कि दिल्ली को हिंसा, उपद्रव और अराजकता में झोंकने के मामले में भी दूसरों के इरादे एक दूसरे से अलग नहीं थे, क्योंकि ताहिर के छत से जिस तरह पेट्रोल बम लोगों पर फेंके गए, गोलियां चलाई गई, छत से पत्थर बरामद हुए, वह साफ जाहिर करता है कि नफरत की भट्टी में जला ताहिर दंगा करने की पूरी तैयारी में बैठा था, क्योंकि हर एक चीज का पूरा ध्यान रखा गया। राजधानी स्कूल के मालिक का नाम मुस्लिम था, स्कूल सुरक्षित रहा, लेकिन डीपीआर कॉन्वेंट फूंक डाला गया क्योंकि उसका मालिक हिंदू था। दंगे के बाद इनसे पहले यानी राजनीतिक कमान संभाली और कहा कि हिंदुस्तान की ताकत भाईचारा, एकता और प्यार को दिल्ली में जलाया गया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया कि छतों पर हथियार जमा करती लामबंदियां किसकी थी। सीएए का विरोध का कैनवास अलीगढ़ से शहडोल जबलपुर तक कौन फैला रहा था और किसने होली से पहले दिल्ली के माहौल में खूनी रंग भरे और